दोस्तों 28 नवंबर 2025 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जिसको भारतीय मानक ब्यूरो भी कहते हैं, उसने देश का भूकंप जोन मैप बदल दिया है। यह नया मैप IS 1893 2025 के नाम से जाना जाता है। इस नए नक्शे के हिसाब से हिमालय के पूरे क्षेत्र को अब भूकंपीय जोन 6 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और सिक्किम भी शामिल है। यानी कि हिमालय का पूरा उत्तरी और उत्तर पूर्वी विस्तार जोन 6 के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ को जोन 5 के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पहले मैं आपको जोन के बारे में बता दूं, पहले भी बताया है। जोन का मतलब होता है कि कहाँ ज़्यादा खतरनाक भूकंप आने की संभावना है। पहले के मैप्स के हिसाब से हमारे 5 ही जोन हुआ करते थे, लेकिन इस बार नए मैप में हमें एक नया जोन देखने को मिल रहा है, जो कि है जोन 6, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक से पूरा उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय भूकंपीय जोन 6 के अंदर कैसे आ गया है। तो इसको जानने के लिए हमें भारत का थोड़ा सा भौगोलिक इतिहास समझना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि जो इंडियन प्लेट है, ये कभी गोंडवाना का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन वहाँ से अलग होने के बाद ये जो प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट तक पहुँची लाखों सालों के अंदर, इससे जाके टकराई और टकराने के बाद ही हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ। एक बात याद रखना कि ट्रांस हिमालय इससे पहले था। ये जो आपको नए हिमालय देखने को मिलते हैं, नए वाले आगे वाले हिमालय, लेसर हिमालय वगैरह, ये सब किसकी वजह से बने हैं? इस टक्कर की वजह से बने हैं। अब देखो, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा तो गई, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। इंडियन प्लेट जो है वो लगातार धक्का दिए जा रही है यूरेशियन प्लेट को, इसी वजह से ये धसे जा रही है। मतलब ऊपर यूरेशियन प्लेट है, नीचे इंडियन प्लेट है, और जब दो प्लेट्स के बीच में एक जगह बन जाती है जहाँ पे वो अलग अलग हैं, उस जगह को ही हम कहते हैं फॉल्ट लाइन। ये जो फॉल्ट लाइन है, यही भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण बनती है। अभी जो फॉल्ट लाइन है, ये 3 तरीके से बनती है। पहला होता है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में जमीन के 2 हिस्से एक दूसरे से दूर खिंचते हैं, यानी कि पुल अपार्ट होते हैं। एक हिस्सा जो है वो खिंचने की वजह से नीचे की तरफ चला जाता है, एक नॉर्मल रह जाता है। ये जो हिस्सा बचता है बीच का, आपको दिख रहा है, ये रिफ्ट वैली कहलाता है। मतलब एक टाइप की घाटी बन जाती है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो घाटी बन गई। इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। हमारे सेंट्रल इंडिया में भारत के बीचों बीच एक दरार है, जिसे नर्मदा सोन लाइनामेंट कहते हैं। इसमें हो ये रहा है कि जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से थोड़ा दूर जा रहा है, तो इसका मतलब एक हिस्सा थोड़ा नीचे धंसा हुआ है और एक दरार का निर्माण हो गया है, और इसी दरार में से बहती है आपकी ताप्ती और नर्मदा नदी। हालांकि ये जो दरार का क्षेत्र है, ये हिमालय जितना सक्रिय नहीं है, लेकिन जबलपुर के अंदर 1997 में जो भूकंप आया था, वो इसी फॉल्ट लाइन की वजह से आया था। तो ये तो नॉर्मल फॉल्ट है, जिसमें ज़मीन के टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूसरा आता है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में ज़मीन के 2 टुकड़े एक दूसरे की तरफ ढकेले जाते हैं, पुश टुगेदर, जैसा कि हिमालय के केस के अंदर भी हो रहा है कि भाई एक जो प्लेट है दूसरी प्लेट की तरफ लगातार प्रेशर लगाती है। इस वजह से होता क्या है कि एक ज़मीन का हिस्सा जो है वो ऊपर उठ जाता है और दूसरा नीचे धंसता जाता है और पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में रिवर्स फॉल्ट लाइन है, वो भी एक नहीं 3 है। सबसे पहले आती है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसको MFT कहते हैं। जो शिवालिक पहाड़ियां हैं और उसके आगे जो मैदानी इलाके हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी यूपी के, उनके बीच में एक दरार है जिसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह है MFT। दूसरी आती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको MBT कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है ये। और तीसरा आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको MCT के नाम से जाना जाता है। यह ऊंचे हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, और ये तीनों ही रिवर्स फॉल्ट लाइन इस वक्त खतरे की घंटी बनी हुई है। तीसरा जो टाइप होता है फॉल्ट लाइन बनने का, उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब जमीन के 2 टुकड़े ना तो एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बल्कि बगल से रगड़ खाते हुए जा रहे हैं, तब इस टाइप की फॉल्ट लाइन बनती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी सी सड़कें चल रही हैं या फिर नदियां बह रही हैं, तो अचानक से वो कट जाती हैं दरार की वजह से। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है कि अचानक से प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से रगड़ खा के दूर चली गई हैं, तो जो सड़क थी वो कट गई है बीच में से, या नदी थी जो कट गई है। नदी कटेगी तो जाहिर सी बात है वो पानी नीचे जाएगा, उस दरार में गिरेगा या फिर अपना रास्ता बदलेगा। तो ऐसी घटनाएं आपको इस फॉल्ट लाइन में देखने को मिलती हैं। अब भारत में जो सबसे खतरनाक हिस्सा बताया गया है वो MFT,
MBT और MCT वाला बताया गया है, जो हिमालय में रिवर्स फॉल्ट लाइन बनी हुई है वो बताया गया है। अब अचानक से वैज्ञानिकों को क्यों लग रहा है कि यहाँ पर भूकंप का खतरा है, तो उसको जानने के लिए भी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। देखो, भारत में जो पहला भूकंप का नक्शा बनाया गया था वो 1935 में बना था, ठीक है। इसका बड़ा कारण ये था कि 1934 में बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप था। उसकी वजह से नक्शा बनाने की शुरुआत हुई। इस नक्शे को भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किया था, BIS ने जारी किया था। लेकिन उस टाइम पर BIS जो है वो पुराना तरीका इस्तेमाल करता था। इसमें होता ये था कि भाई इतिहास में देखो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा भूकंप आए हैं, तेज भूकंप आए हैं, उनको तो जोन 5 में रख दो, जोन 6 में रख दो, जोन 7 में रख दो। और जहाँ कम भूकंप आते हैं उनको जोन 2 या 3 में रख दो। इस टाइप से नक्शे बनाए जाते थे। लेकिन 2025 में एक नया तरीका अपनाया गया है जो ज़्यादा साइंटिफिक है, जिसको हम लोग कहते हैं PSHA। इसकी फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजर्ड असेसमेंट। ये जो मॉडल है ये बेसिकली संभावना बताता है कि किस संभावना के हिसाब से भूकंप आ सकता है। इसमें यह देखा जाता है कि जो फॉल्ट लाइन है, जो दरारें हैं, उनमें कितनी हलचल हो रही है, ये नापा जाता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि प्लेट पर कितना दबाव पड़ रहा है। अब जैसे इंडियन प्लेट जो है वो हर साल 40 से 47 मिलीमीटर धंस जाती है यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो जाहिर सी बात है कि अगर अंदर ये जा रही है तो रगड़ की वजह से दबाव तो बनना चाहिए, तो वो दबाव नापते हैं ये। और तीसरा वो ये नापते हैं कि अगर बड़ा भूकंप आता है तो ज़मीन कितनी हिल सकती है। ये कैसे पता चलेगा? भाई आप ये देखो कि ज़मीन के नीचे कितना पत्थर है, कितना चूना पत्थर है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस मेथड से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद कंक्लूड किया जाता है कि अगले 10 साल या 15 साल में यहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना ये है कि ये जो इंडियन प्लेट है ये हर साल 40 से 47 मिलीमीटर जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस तो रही है, लेकिन पिछले 50 या 100 सालों से यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट है लगातार यूरेशियन प्लेट पे दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। अब अचानक से एक दिन होगा ये कि प्लेट स्लिप हो जाएगी। स्लिप का मतलब समझ रहे हो कि या तो ये वाली प्लेट ऊपर उठ जाएगी, जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर उठ जाएगी, टूट जाएगी, या नीचे वाली टूट जाएगी। मतलब जो दबाव अंदर बन रहा है उसको कम करने के लिए कुछ तो होगा ही। तो इसका मतलब संभावना ज़्यादा है कि भूकंप बड़ा आ सकता है। अब पहाड़ी एरिया में भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड तो होगी, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एरिया को जोन 6 के अंदर रख दिया है। तब आपको समझ में आया कि क्यों भारत में भूकंप का खतरा अचानक से बढ़ गया है। इसका साइंटिफिक कारण है। अब इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं? जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो, अब वो ये करेगा कि बिल्डिंग बनाने के नई टेक्निक बताएगा। वो ये कहेगा कि पुराने तरीके से बिल्डिंग मत बनाओ, क्योंकि पुराने तरीके से बनाओगे भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। तो अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी वो नए तरीके से बनेगी, जिससे कि भूकंप से बचा जा सके। इसके अलावा जो ढांचे, जो बिल्डिंगें पुरानी हो गई हैं, भूकंप के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। भूकंप आएगा, वो गिर जाएंगी, किसी पे भी गिर जाएं तो ऐसे में जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो उन बिल्डिंगों को गिराना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई सरकार वो बिल्डिंग गिराने जाएगी तो लोग करेंगे उसका विरोध। लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही है। तो लोगों तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है कि कौन सी बिल्डिंगों से उन्हें खतरा है, कौन से कंस्ट्रक्शन से उन्हें खतरा है, कौन से कंस्ट्रक्शन से नहीं है। इसके अलावा जो बड़े उद्योगपति इस इलाके के अंदर माइनिंग कर रहे हैं उनको तुरंत रोकने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि प्राकृतिक रूप से तो बाद में भूकंप आए, मानवीय कारणों से पहले आ जाए, तो उसको भी रोकना तुरंत ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अचानक से भारत का 61% हिस्सा भूकंप जोन में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।